नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बिहार की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और उसका नाम है धन का निष्कासन सिद्धांत। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक टॉपिक है। धन का निष्कासन, जैसा कि शब्द से ही, नाम से ही लग रहा है, निष्कासन मतलब क्या? निकलना। तो धन को जो है निकाला जा रहा है, धन निकल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। यह सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने दिया था? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों, ठीक है ना। भारतीयों को क्या लगता था कि हमारी गरीबी जो है ये भगवान की कृपा से है, यह हमारी गरीबी दैवीय है, ठीक है। तो इसलिए हम गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे, आगे की कुछ मतलब सुध ही नहीं लेंगे कि हम गरीब क्यों हैं। तो इस बात को पहली बार उजागर किया गया किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है ना। उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था और अपने सिद्धांत में जो है उन्होंने बताया था कि जो गरीबी है भारतीय जनता की, यह गरीबी कोई दैवीय परिणाम नहीं है, दैवीय गरीबी नहीं है, भगवान की कृपा की वजह से यह गरीबी नहीं है। ये गरीबी जो है इसका कारण अंग्रेजी नीतियां हैं, ब्रिटिश नीतियां हैं। मतलब ब्रिटिश नीतियों के कारण जो है, ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के कारण जो है भारतीय गरीब हैं, भारतीय गरीब हैं और दिनानुदिन जो है वो और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था अंग्रेजों के आगमन से, भारत आगमन से पहले तक, वहीं अंग्रेजों ने इतने बुरे तरीके से जो है शोषण किया अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा कि भारतीय गरीब हो गए। भारत का जो वैभव था, आर्थिक वैभव जो है, वह बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाने की गुंजाइश रहती है। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज के इस सेशन को ये आपको परीक्षा में जो है एक सवाल देने वाला है, ठीक है ना। निश्चित रूप से जो भी सवाल इस टॉपिक से पूछे जाएंगे उसके उत्तर आज के इस सेशन में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने जो है, जिन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेन को डिफाइन किया था, बताया था, सबसे पहले उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बताया कि किन किन रूपों में जो है भारत से इंग्लैंड की तरफ भारतीय धन को भेजा जाता है, किन नीतियों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे पॉकेट में ले लिए और लेके इंग्लैंड चले गए, ऐसा संभव नहीं था ना। वो नीति बनाते थे, नीति इस तरीके से बनाते थे कि लोगों को दिखता नहीं था, लेकिन भारतीय धन को इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो वो घटक कौन कौन से थे, एक बार उसको जानने का प्रयास करते हैं। नौरोजी के अनुसार कि भारतीय धन बिना किसी प्रतिफल के जो है, बिना किसी आउटकम के, बिना किसी रिटर्निंग के जो है ब्रिटेन भेजा जा रहा था। और उन्होंने 4 तरीके से वर्गीकृत किया है कि किन किन रूपों में जो है भारतीय धन को अंग्रेज लेके जा रहे थे, ठीक है। उसमें एक है होम चार्जेज, गृह प्रभार, ठीक है ना। क्या होता था कि भारतीय धन से जो भारत सचिव होते थे, उनका जो लंदन कार्यालय होता था, उसको चलाने का खर्चा जो है भारतीय धन से यूज किया जाता था, ठीक है। सैन्य अधिकारियों का वेतन, पेंशन और विदेशों में किए गए भारत संबंधी जितने भी प्रशासनिक व्यय किए जाते थे, उन सभी व्ययों के लिए जो है धन भारत के अकाउंट से लिया जाता था, ठीक है ना। तो यही होता है होम चार्जेज। आपको परीक्षा में यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। धन के निष्कासन का एक दूसरा घटक क्या था, दूसरा तरीका क्या था कि रेलवे पर गारंटीकृत ब्याज दे दिया गया ऐसे लोगों को जो इंग्लैंड से थे, ब्रिटिश नागरिक थे। तो ब्रिटिश निवेशकों को लुभाने के लिए कि तुम आओ भारत में रेलवे में निवेश करो और हम तुमको जो है 5% का हम गारंटी देते हैं कि तुमको 5% का निश्चित ब्याज जो है दिया जाएगा। जितना पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे उसमें
काम जैसा भी चले, बिजनेस जैसा भी हो, व्यापार जैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है। तुम पैसा लगाओ, तुमको हम हर महीने 5% के हिसाब से जो है गारंटेड ब्याज देंगे, निश्चित रूप से ब्याज देंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है ना। और यह जो है अंततः भारत पर कर्ज का बोझ बन गया दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। एक और घटक की बात करते हैं, तो वो था कि विदेशी व्यापार के अधिशेष का दुरुपयोग, ठीक है ना। भारत का निर्यात क्या था, आयात से अधिक था। भारत से अधिक निर्यात किया जाता था, आयात कम किया जाता था। तो क्या होना चाहिए था, जो भुगतान संतुलन होना चाहिए वो भारत के पक्ष में होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। जो बैलेंस शीट था वह भारत के पक्ष में होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा। जो मुनाफा कमाया जाता था उन मुनाफा का उपयोग भारत के विकास के लिए नहीं किया जाता था दोस्तों। उन मुनाफों को जो है होम चार्जेज की, जैसे हमने बात करी है कि जो भारत सचिव लंदन में थे, जो सैन्य खर्चे थे, उन सब पे जो है खर्च किया जाता था भारतीय धन को, ठीक है ना। ब्रिटिश युद्धों का वित्त पोषण जो है भारतीय धन से किया जाता था। अब युद्ध लड़ रहा है इंग्लैंड, कहीं पे ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसमें जो खर्चे हो रहे हैं उसमें भारतीय धन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सैन्य खर्चों की बात करें तो ब्रिटिश युद्ध जो जहाँ जहाँ पे हुआ, तो जितना भी वित्तीय भार जो हुआ सबको भारतीय खजाने पे डाल दिया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार आपने ये समझा कि जो इंग्लैंड में भारतीय धन को जो ब्रिटेन भेजा जा रहा था वो किस प्रकार से, किन तरीकों से भेजा जा रहा था, ठीक है ना। ये उसी के 4 मुख्य घटकों की हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित जहाँ से सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में, कि जो प्रमुख आर्थिक राष्ट्रवादी थे, जो जिनका दृष्टिकोण आर्थिक तरीके से सोचने का था किसी भी चीज़ को, विषय वस्तु को, तो उनके क्या तर्क थे और वो व्यक्ति कौन थे दोस्तों, ठीक है। उसमें सबसे पहला नाम किनका आता है, दादा भाई नौरोजी का। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसने, दादा भाई नौरोजी ने दिया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत का पितामह नाम से इनको संबोधित किया जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की इन्होंने 3 बार अध्यक्षता भी की थी, इन्होंने और जवाहरलाल नेहरू ने, दोनों ने 3-3 बार अध्यक्षता की थी दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया वो कहाँ दिया, किस रचना में दिया, ठीक है ना। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, जिसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने जो धन का निष्कासन हो रहा था उसे एविल ऑफ एविल्स कहा था। क्या कहा था, एविल ऑफ एविल्स कहा था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इन्होंने जो आकलन किया था भारतीय अर्थव्यवस्था का तत्कालीन समय में, तो 1867-68 ईस्वी के आसपास जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। 1867-68 के आसपास जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपए थी दोस्तों, ठीक है, 20 रुपए, इसे याद रखेंगे। 20 रुपए वार्षिक, मतलब एक व्यक्ति का जो वार्षिक आय था वो कितना था, 20 रुपया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों की क्या हालत इन अंग्रेजों ने बना करके रख दी थी, जिसको दादा भाई नौरोजी ने पहली बार महसूस किया, ठीक है ना। और उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें जो है उन्होंने इस धन के शोषण का, जो आर्थिक शोषणकारी नीतियां थी अंग्रेजों की, उसको इन्होंने उजागर किया दोस्तों। एक दूसरा महत्वपूर्ण नाम है आर.सी. दत्त का। ये आर.सी. दत्त जो हैं, इन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद के बाइबल कहे जाने वाली पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना 1901 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1901 में। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे।
ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों? आर.सी. दत्त ने की थी। यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कब लिखी थी? 1901 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है ना। और इस पुस्तक को आर्थिक राष्ट्रवाद की जो है बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद की बाइबल। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर की। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने जो रचना की थी उसका नाम था सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन पुस्तकों के नाम के साथ आपको कूट में डाल के एक साथ भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखेंगे। क्या नाम था इस पुस्तक का? सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक के माध्यम से जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मुक्त व्यापार की आलोचना की थी। मुक्त व्यापार की क्या की थी? आलोचना की थी। मुक्त व्यापार मतलब तो आप समझ रहे होंगे। मुक्त व्यापार यह महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है। मुक्त व्यापार जो है कि फ्री होकर के, टैक्स फ्री होकर के जो है व्यापार किया जाएगा। ठीक है ना, या व्यापारिक सहूलियतें जो है दी जाएंगी। तो इस नीति की जो है ये आलोचना किए थे जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, और इन्होंने स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण की वकालत की थी। ठीक है, जब भी मुक्त व्यापार पे हम पाबंदी लगाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि अगर हम कुछ भेजेंगे भी नहीं तो कुछ मंगाएंगे भी नहीं, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अपने देश के अंदर ही उत्पादन कार्य को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये विचार जी सुब्रमण्यम अय्यर महोदय ने दिया था। इन्होंने मुक्त व्यापार की आलोचना की थी और स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण की वकालत की थी। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण नाम है एम.जी. रानाडे का। एम.जी. रानाडे जो थे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। ठीक है ना। इन्होंने भारत के एक आश्रित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और कृषि के बढ़ते दबाव पर चिंता व्यक्त की थी दोस्तों। ठीक है ना। अब कृषि का दबाव बढ़ रहा है, ग्रामीणीकरण बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि हम विकास कर रहे हैं और धीरे धीरे शहर का विकास हो रहा है, गांव का विकास हुआ तो उसमें नई सुविधाओं का जो है शुरुआत हुआ, तो ये सब चीज़ नहीं हो रहा था। गांव और नीचे की तरफ भी जा रहे थे। जो विकास का स्तर था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। नीचे जो जिस स्थिति में आदमी पहले था, एक ग्रामीण आबादी, वो उसकी स्थिति और बद से बदतर होती जा रही थी। तो ये बात किसने कही थी? एम.जी. रानाडे ने। ठीक है, अब बात करते हैं जी.बी. जोशी की। जी.बी. जोशी जो थे ये आंकड़ों के विशेषज्ञ थे। ठीक है ना। आंकड़ों को समझना दोस्तों सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो जी.बी. जोशी जो थे ये आंकड़ों के विशेषज्ञ थे और इन्होंने ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों के द्वारा जो भारतीय हस्तशिल्प का जो विनाश किया गया था, जिस प्रकार से ताना बाना बुन के, उसको इन्होंने उजागर किया था। किसने? जी.बी. जोशी ने। किसके विनाश को? हस्तशिल्प उद्योग जो था भारत में, इसके विनाश के लिए जो ताना बाना अंग्रेजों के द्वारा बुना गया था, उसका पर्दाफाश जो है जी.बी. जोशी महोदय ने किया था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम गोपाल कृष्ण गोखले का है। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों बजट के विशेषज्ञ थे। क्या थे? बजट के विशेषज्ञ थे। ठीक है, और ये नमक कर और उच्च सैन्य व्यय जो किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसके बहुत बड़े विरोधी थे। ठीक है ना। तो उसको विरोध करने के लिए इन्होंने कई प्रकार के जो है प्रभावी तर्क दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इससे क्या हुआ? जब धन के निष्कासन का सिद्धांत उजागर हुआ, देशवासियों को पता चला, दुनिया के लोगों को पता चला कि भारत का शोषण इन नीतियों के द्वारा इस स्तर पर किया जा रहा है, जहां 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है मात्र 20 रुपये थी। तो यह बात लोगों को पची नहीं, लोग शौक रह गए। तो क्या हुआ? स्वराज की मांग की गई। लोगों ने इस बात को फील किया, एहसास किया कि जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक स्वराज नहीं मिलेगा, तब तक आर्थिक शोषण नहीं हो सकता है। ठीक है ना। एक दूसरा प्रभाव क्या था इस धन के निष्कासन सिद्धांत के उजागर होने का? दूसरा प्रभाव हुआ कि कांग्रेस ने धन के निष्कासन सिद्धांत को जो है
औपचारिक रूप से जो है स्वीकृति दी, प्रतीकात्मक स्वीकृति दी। ठीक है, और इसके बाद जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जहाँ पे प्रतीकात्मक स्वीकृति दी गई थी धन के निष्कासन को, कहाँ पे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रतीकात्मक स्वीकृति दी गई थी। तो यहाँ से जो है कांग्रेस के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी जन आंदोलन का भी जो है हिस्सा इस सिद्धांत को बनाया जाने लगा। ठीक है ना, इस सिद्धांत को शामिल किया गया कांग्रेस के जन आंदोलन के तहत। जो पॉइंट्स रखे जाते थे, जो भाग चीज़ों पे चर्चा होती थी, उसमें जो है धन के निष्कासन सिद्धांत को भी जगह मिला, स्थान मिला, और जो आर्थिक शोषण भारत का भयंकर तरीके से किया जा रहा था उसको उजागर करने का प्रयास किया गया। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों 1896 का कलकत्ता अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। रहमतुल्लाह सयानी, इस नाम को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, तो यह नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी जी थे। इन्होंने 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो है दोस्तों अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। और यह अधिवेशन 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो क्यों? क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान किया गया, वंदे मातरम गीत गाया गया, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। परीक्षा के लिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम की रचना की थी। यह वंदे मातरम उनके द्वारा रचित 1882 ईस्वी में आनंदमठ नाम के उपन्यास से जो है लिया गया है। किस उपन्यास से लिया गया है? आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, आनंदमठ। ठीक है, और इस वंदे मातरम का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अरविंद घोष के द्वारा। अरविंदो घोष के द्वारा क्या किया गया था? अरविंदो घोष के द्वारा वंदे मातरम का अंग्रेजी भाषा में दोस्तों अनुवाद किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। और वंदे मातरम के गाए जाने का समय कितना है? 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड। ये वंदे मातरम चूंकि चर्चा में रहा है, हाल ही में भारतीय संसद में भी इस पे जो है बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। यहाँ से परीक्षा में सवाल दोस्तों पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखना है। कितना समय लगता है गाने में? 65 सेकेंड। इसे ध्यान रखेंगे। आनंदमठ से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, आनंदमठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ नामक उपन्यास की जो है रचना की थी, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1882 में किया गया था। और जो गायन किया गया था इस अधिवेशन में वो किसके द्वारा किया गया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये वंदे मातरम से संबंधित ये इतने तथ्य जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए इस बीच में जो है हमने इसकी चर्चा कर ली है। ये आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों चेतना का प्रसार हुआ। ठीक है ना, ये धन के निष्कासन सिद्धांत के बारे में जब लोगों को पता चला तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात लोगों ने स्वीकारी कि जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा? तब तक जो है आर्थिक सुधार संभव नहीं है। इस चीज़ को भारतीयों ने मान लिया और जन आंदोलन का हिस्सा कांग्रेस का 1896 कलकत्ता अधिवेशन में जो है मान लिया गया, बना लिया गया उसके बाद से। इसके साथ ही
चेतना का जो है दोस्तों प्रसार हुआ। ठीक है ना। अब अंग्रेज क्या कहते थे, जो अंग्रेज थे वो कहते थे कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। वो कहते थे कि हम भारत में इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि हम भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं, ये असभ्य लोग हैं, ऐसा अंग्रेज कहते थे। ठीक है ना। और यही कह के जो है अपनी सत्ता को वो स्वीकृति देते थे, मुहर लगाते थे कि हम एक सभ्यता को जो है आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, यहाँ के लोगों को जो है सभ्य बनाने के लिए आए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, अंग्रेजी नीतियों के द्वारा, विभिन्न ब्रिटिश आर्थिक शोषणकारी नीतियों के द्वारा दोस्तों भारत को खोखला किया जा रहा था अंदर ही अंदर। यह महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था धन के निष्कासन का, उसके प्रभाव के रूप में इसे हम देख सकते हैं। और निश्चित रूप से कालांतर में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में धन के निष्कासन सिद्धांत के उजागर होने के बाद जो है काफ़ी कुछ बदलाव आया। ठीक है ना। अंग्रेज भी अब सचेत हो गए कि अरे अब हमने जो लिया इनसे, वो तो अब इनको पता चल गया कि हम कैसे कैसे ले जाते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो उन्होंने भी अपनी नीतियों को जो है उसी तरीके से फिर मॉडिफाई करना प्रारंभ किया। लोगों के साथ धीरे धीरे जो है, अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अगर आंदोलनकारी जो हैं भारत के, वो अगर 10 की मांग कर रहे हैं, 10 बातें बोल रहे हैं, तो बदले में अंग्रेज किसी एक बात को मान ले रहा है, 9 बातों को हटा दे रहा है। तो जो उदारवादी थे वो मानते थे कि अरे चलो एक बात तो कम से कम माना, अगली बार मनवा लेंगे। तो यही सब करते करते जो है भारत इतने दिनों तक गुलाम रहा था दोस्तों। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस टॉपिक के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें, अवधारणा और तथ्य हो सकते थे उस पर हमने चर्चा कर ली है। और परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों यह टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है श्रीमान दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ठीक है ना। और उन्होंने इस सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो इसे ध्यान रखेंगे। आज के इस सेशन को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए। और अगर आपके कोई सलाह या सुझाव हैं तो उसका हमें इंतजार है। आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी बातों से अवगत करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आपके महत्वपूर्ण कमेंट के माध्यम से आपके विचारों का जो है हम इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। और इस बात का आश्वासन है हमारे तरफ से कि परीक्षा में आने वाले सवालों को जो है आप गर्दा करके आएंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे तो वो आज के इस सेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने जरूर चर्चा की है। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं और आगामी किसी भी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो आप निश्चित रूप से गर्दा करके आएंगे। मिलते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।